अगर आप बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए साथियों, क्योंकि इस वीडियो में मैं झारखंड पुलिस रेडियो ऑपरेटर में जो पीवाईक्यू आया था उसको लेके आया हूं। जय हिंद साथियों, मैं बाले सब इंस्पेक्टर प्रियेश रंजन, आपका दोस्त और होस्ट, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाके में स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो केमिस्ट्री का पीवाईक्यू का सीरीज का पार्ट 1 था, उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए इसके पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक हम लोग एनालिसिस करेंगे और इसमें हर एक क्वेश्चन के 3 से 4 ऑप्शन है, सभी को डिटेल एनालिसिस करेंगे। इससे क्या होगा कि हमको एक क्वेश्चन में 3 से 4 कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। तो ज्यादा देर न करते हुए साथियों, हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं साथियों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 साथियों, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड इज, हीरे के निर्माण की मानक ऊष्मा है, सेम एज ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेटर देन ग्रेफाइट, लेस देन ग्रेफाइट, टेकन एज जीरो। तो देखिए साथियों, ये एक हो गया थ्योरी टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट का जो होता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, बट हीरा का होता है ग्रेटर देन 0, यानी इसका पॉजिटिव होता है। हीरा का कितना मान होता है, तो हो जाएगा 1.895 किलो जूल पर मोल। तो इसमें साथियों क्या हो जाएगा आंसर इसका, ग्रेटर देन ग्रेफाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन आईडी 278। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ, आवर्त सारणी का लंबा रूप क्या है, 7 हॉरिजॉन्टल एंड 18 वर्टिकल सीरीज, 7 हॉरिजॉन्टल एंड 7 वर्टिकल सीरीज, 6 हॉरिजॉन्टल एंड 8 वर्टिकल सीरीज, 8 हॉरिजॉन्टल एंड 7 वर्टिकल सीरीज। तो साथियों इसमें बहुत सारे मित्रों का ये कंफ्यूजन रहता है कि आवर्त सारणी में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए, देखिए 7 और 18 तो सब जानता है कि 7 होता है 18 होता है, तो ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल होगा। तो इसमें याद करने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि जैसे देखिए ये जो है आपका जो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो जाएगा वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन 90 डिग्री पे होता है इन जनरल याद करने के लिए। तो वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं हिंदी में, और ऊर्ध्वाधर को ही क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। और कॉलम को ही हम लोग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है साथियों, और इसी तरह से हम लोग क्या कहेंगे इसमें, हॉरिजॉन्टल को, हॉरिजॉन्टल सीरीज को क्या बोल देंगे, क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज को बोलेंगे रो, और रो को ही बोलेंगे पीरियड्स। तो क्लियर है साथियों, इसमें 7 हॉरिजॉन्टल एंड 18 वर्टिकल सीरीज इसका आंसर होगा। क्योंकि इसमें देखिए क्या है, इसमें आप लोग को दिक्कत आएगा, तो इसको ऐसे याद रखिए। ठीक है, कि हम लोग क्या पीरियड्स कितना होता है स्कूल में जो क्लास होता है, तो 7 से 8 क्लास होगा ज्यादा से ज्यादा। तो हम लोग को कंफ्यूजन कितना है, 7 और 18 में है, तो 7 क्लास यानी 7 पीरियड्स यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पीरियड्स हो गया। और ग्रुप में, तो ग्रुप में क्या है कि ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में हम लोग को बांटा जाता है, स्कूल में हो जाएगा, क्लास में हो जाएगा, गेम में हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में बांटा जाता है। तो 7 और 18 में ज्यादा क्या है, 18 है, तो 18 ग्रुप है, तो ग्रुप वर्टिकल सीरीज का होता है। तो इसमें देखिए आप लोग याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन इंथैलेपी इन एल्कली मेटल, क्षारीय धातुओं में आयनीकरण इंथैलेपी का घटता क्रम है। देखिए हम आपको क्या बोले थे लास्ट वीडियो में कि घटता क्रम रहे चाहे बढ़ता क्रम रहे, चाहे सही पूछे चाहे गलत पूछे, उसमें हम लोग एक थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। तो देखिए क्या है कि पीरियोडिक टेबल में होता है कि जो हम लोग लेफ्ट से राइट आते हैं, लेफ्ट से राइट आने में परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु का जो साइज होता है क्या होता है, बड़ा से छोटा होता है। तो इसमें और ऊपर से नीचे जाने में हम लोग परमाणु का साइज क्या होता है, परमाणु का साइज बढ़ता है। तो जो आयोनाइजेशन इंथैलेपी होता है, जो इलेक्ट्रॉन को निकलने में कितना ऊर्जा लग रहा है हमको, ये बतलाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो सीरीज है किसका सीरीज है साथियों, इसमें है हमारा जो सीरीज है इसमें एल्कली मेटल का सीरीज है। तो एल्कली मेटल में कौन सा, लिथियम वाले ग्रुप का मेटल होगा। तो लिथियम वाले ग्रुप में क्या होता है, एल्कली मेटल में आयोनाइजेशन इंथैलेपी जो होता है डाउन द ग्रुप घटती है, मतलब ग्रुप में जो डाउन है हम लोग आएंगे उसमें हमारी घटती है। यानी इसका क्या कारण है कि साइज हमारा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि लिथियम का सबसे छोटा साइज है, इसीलिए इसका हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैलेपी होगा। ठीक है, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला इसका आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं कि तत्व जो कभी कभी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। देखिए इसके लिए हमको क्या याद रखना पड़ेगा, बताइए, रिएक्टिविटी टेबल आप लोग को याद है, आप लोग कमेंट बॉक्स में यस या नो कीजिए। रिएक्टिविटी टेबल आप लोग को याद होना एकदम मस्ट है। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले पोटेशियम हो जाएगा, हम देखो इसको ऐसे याद किए हैं, 19 हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्या हो जाएगा 19 के बाद 11, फिर 20, फिर 12, फिर 13, इसे पकड़ा जाता है। 19 मतलब क्या, पोटेशियम, 11 मतलब सोडियम, 20 मतलब कैल्शियम, अब 12 मतलब मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो 19 के बाद 20, 11 के बाद 12, फिर 12 के बाद 13। तो इसी तरह इसका सीरीज बढ़ते जाएगा साथियों। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम हो जाएगा
मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम के बाद इसमें कार्बन हो जाएगा, कार्बन के बाद जिंक हो जाएगा, जिंक के बाद आयरन हो जाएगा यानी Fe हो जाएगा, आयरन के बाद एसएन हो गया, लेड हो जाएगा, टीन हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा पीबी, लेड हो जाएगा, लेड के बाद हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन के बाद क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, कॉपर के बाद क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, सिल्वर के बाद क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए तत्व जो कभी कभी मुक्त अवस्था में पाया जाता है यानी ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो इस जो सीरीज है इसमें ये कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कॉपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके ऑथेंटिकेशन के लिए क्वेश्चन आईडी 276 भी लिखा गया है। इसमें बहुत सारे साथियों का ये कमेंट ये है, कुछ साथियों का, बहुत सारे नहीं, कुछ साथियों का, कि भैया आप ये तो ऑथेंटिक है ही नहीं क्वेश्चन, आप ये पीडीएफ से क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो देखिए साथियों, इसमें हम लोग को बस यही बोलेंगे कि हम लोग पूरा ऑथेंटिकेशन पे चलते हैं, कोई झोल झाल नहीं है, सीधा आपको सही जानकारी ही इसमें दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन, द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 286 इज, तो क्या हो जाएगा साथियों, 286 यानी कितना है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 8 2 10 6 16, 16 किसका एटॉमिक नंबर है, सल्फर का है, सल्फर है, ठीक है, सल्फर हो जाएगा। तो सल्फर क्या है, सल्फर है हमारे धातु है, अधातु है, उपधातु है। तो देखिए साथी, सल्फर हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, सल्फर हमारा है, इसमें हमारा अधातु है यानी नॉन मेटल है, ठीक है, सल्फर नॉन मेटल है, और इसका वैलेंसी, वैलेंसी इसमें 2 है, क्योंकि ये अपना ऑक्टेल पूरा करने के लिए 16 है, 18 पे आएगा, तो इसमें 2 लगेगा, 2 वैलेंसी के साथ नॉन मेटल है, ठीक है। और इसमें देखिए अगला एक ऑप्शन है उप धातु, तो मेटोलाइड है, मेटोलाइड का वैलेंसी होता है 3 से 5 होता है, ठीक है, और हमारा सल्फर का वैलेंसी कितना है, 2 है, तो नॉन मेटल है ये सल्फर हमारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन आईडी 294, द ज्योमेट्री ऑफ CCl4 इज, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, देखिए इसका ज्योमेट्री पूछ रहा है, टेट्राहेड्रल, ट्रायंगुलर, ऑक्टाहेड्रल, अगला है लीनियर, ठीक है। तो CCl4 हम लोग बनाएंगे, सी बनाएंगे, कार्बन Cl 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 Cl, ठीक है। तो कार्बन का कितना होता है, 4 होता है, हम लोग 4 बना दिए हैं। क्लोरीन का कितना है, 7 है, इसमें 1 रहेगा, तो 1 इससे पेयर कर लेगा। इसी तरह इसमें आ जाइए, इसमें आ जाइए साथियों, देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। बहुत सारे साथियों को कमेंट है कि भैया बहुत टफ क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आप लोग अपना जो बेसिक कंसेप्ट है उसको बार बार रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देखिए ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, तो ये क्या है, ये जो इसका, हाँ इसमें एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, सभी में हो जाएगा, सेम हो जाएगा 109 डिग्री 5 मिनट, 109 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये समचतुष्फलकीय हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में साथियों इसका CCl4 का ये बताइए, sp3 इसका होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द रिड्यूसिंग पावर ऑफ ए मेटल डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, सही बात है। विच फैक्टर मेक्स लिथियम, Li लिथियम द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। किसी धातु की अपचयन क्षमता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, कौन सा कारक लिथियम को जल योगी विलयन में सबसे पूनक अपचायक बनाता है, जल योगी विलयन, जल वियोगी नहीं बोल रहा है, जल योगी विलयन बोल रहा है। तो इसमें आप लोग ऑप्शन पढ़िए, पहला सब्लिमेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंट्रोपी, आयनोजेशन इंथैल्पी, क्या है, जलयोजन तापीय धारिता यानी हाइड्राइजेशन इंथैल्पी है। तो इसमें देखिए साथियों आप लोग आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए आंसर देने का। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, हो जाएगा जल योजन तापीय धारिता। क्यों हो जाएगा जल योजन तापीय धारिता, क्यों, क्योंकि लिथियम का जो छोटा आयन साइज है, लिथियम का आयन साइज छोटा है, तो ये बहुत ज्यादा हाइड्राइजेशन एनर्जी यानी हाईली नेगेटिव है, यही लिथियम को एक्वस सॉल्यूशन में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनाता है। क्यों, क्योंकि इसका आयनोजेशन इंथैल्पी हाई है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सब्लिमेशन एंट्रोपी है, सब्लिमेशन इंथैल्पी है, सॉरी सब, तो ये वेपर के केस में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंट्रोपी है, तो क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं, तो ये तो कट जाएगा ऐसा, तो ये भी कट गया है। ये चौथा, तीसरा है क्या, आयनोजेशन इंथैल्पी, तो ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ, बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर 0.5 m का घोल है, मतलब कौन सा, तो एसिटिक एसिड है, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा है बोरिक एसिड, और चौथा क्या है साथियों, देखिए इसमें थोड़ा सा हल्का बोलने में मिस्टेक हो गया, 0.1 मोलर सोल्यूशन है,
तो इसमें देखिए एसिटिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड सिरका को बोलते हैं, तो इसका क्या हो जाता है CH3 COOH, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अब बोरिक एसिड का क्या हो जाता है H3BO3, और प्रोपेनोइक एसिड का होता है CH3CH2COOH। तो साथियों इसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा जो तीनों एसिड है ये वीक एसिड है। वीक एसिड है क्यों? क्योंकि ये सभी पार्शियली आयोनाइज होगा। वीक एसिड होने के कारण ये सभी पार्शियली आयोनाइज होगा, और जबकि सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, ये है कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इन एटम द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल इज गवर्न बाय, परमाणु में ऑर्बिटलों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो साथियों इसका ऑप्शन है अबाउ प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हुंड्स रूल। तो इसमें साथी हम आपको समझाएंगे, सबसे पहले समझाएंगे क्या, सबसे पहले समझाएंगे हम हुंड्स रूल। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हुंड्स रूल में क्या हो जाएगा, हुंड्स रूल होता है इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग पर। इसका एक शब्द एक सेंटेंस में इसका जवाब होगा इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग पे। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि एस के एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल होता है, ठीक है, डी में हो जाता है 5 ऑर्बिटल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह इसमें क्या है, हुंड्स रूल में के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा, जो मान के चलिए इसमें हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं कि जो सबसेल इसको बोलते हैं, जब ये हाफ फिल हो जाएगा उसके बाद ही दोबारा ये फिल होने आएगा। तो इसमें है इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग पे आधारित है हुंड्स रूल। अगला है कि अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ रूल। अफबाउ रूल है कि इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑक्युपाइंग लोअर एनर्जी ऑर्बिट में होगा, ठीक है। इसमें इसी से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं। तो इसमें आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग जानते भी होंगे, 1s होता है, 2s होता है, 2p होता है, 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, 4f होता है, ठीक है, 5s होता है, 5p होता है, 5d होता है, 5f होता है, ठीक है, 6x 6p 6d 7s 7p 8s, ठीक है। तो इसमें जो फिलिंग होगा, हमारा फिलिंग होगा इस टाइप से, 1s वाला, 2s वाला, ये वाला, देख रहे हैं साथियों, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस टाइप से होगा। तो ये हो जाएगा अबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन का जो अकरिंग होगा लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट की ओर जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि परमाणु में ऑर्बिटल को भरने का क्रम, तो अबाउ प्रिंसिपल, इसको याद रखिएगा, कंसेप्ट को आप लोग याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अमोनियम क्लोराइड डिजोल्व इन वाटर, दिस प्रोसेस इज, पानी में अमोनियम क्लोराइड घुलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंपल हाइड्रेशन, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें जो अमोनियम क्लोराइड का क्या हो जाता है, ठीक है, NH4Cl, क्या बोलेगा, पानी में घुलना, ठीक है। इसमें पानी में घोलिए आप लोग, H2O में NH4 प्लस हो जाएगा, एक्वा सोल्यूशन बोल रहा है पानी का, प्लस Cl माइनस एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका जो डेल्टा H होता है इसका पॉजिटिव होता है, यानी ये क्या है बताइए कमेंट बॉक्स करके आप लोग। इसमें उसमें छेपी होगा या उसमें शोषी होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। ये उष्मा शोषी रिएक्शन होगा, क्योंकि ये ठंडा हो जाता है, तो ठंडा हो जाता है यानी उष्मा का अवशोषण होकर ठंडा हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, इफ ए रेफ्रिजरेटर डोर इज केप्ट ओपन देन, ये तो चलता फिरता क्वेश्चन है, आप लोग सब जानते होंगे। यदि एक रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रहता है तो वो क्या हो जाएगा, कमरे पे कोई प्रभाव नहीं होगा, कमरा गर्म हो जाएगा, कमरा ठंडा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में साथियों। आप लोग का जवाब को थंबनेल दे दिया जाएगा, इसमें थंब कर दिया जाएगा इसमें। और जो लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक में हम लोग भी 2 क्वेश्चन पूछे थे, इसमें बहुत सारे दोस्तों ने जवाब दिया था, उसको भी उन लोगों को भी एक मरकरी वाला क्वेश्चन था, एक सीरीज वाला क्वेश्चन था, जो सही आंसर दिए थे उनको वापस से कमेंट कर दिया गया था और ये हट दे दिया गया था इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर, इफ ए बॉन्ड इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देन द बॉन्ड इज टर्मेड, यदि कोई आबंध बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों से बना है तो आबंध क्या कहला जाएगा, मेटालिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड,
डाइपोलर बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए साथियों, इसमें आप लोग इसका क्वेश्चन पढ़िए, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेटालिक बॉन्ड क्या हो जाएगा, मेटालिक बॉन्ड धातु में होता है, ठीक है, तो ये नहीं है आंसर। आयोनिक बॉन्ड ये साल्ट में होता है, जैसे है ना, आयोनिक बॉन्ड साल्ट में होता है, NaCl इसमें होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। और तीसरा है डाइपोल बॉन्ड, डाइपोलर बॉन्ड, तो डाइपोलर बॉन्ड को ही हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है, ये भी नहीं होगा, कोवेलेंट बॉन्ड इसमें होगा आंसर साथियों, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यदि कोई अबंध बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों से बना है तो वह अबंध क्या कहलाएगा, तो वह अबंध कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, सेलुलोज एक बहुलक है, किसका बहुलक है, सुक्रोज का है, ग्लूकोज का है, राइबोज का है, फ्रक्टोज का है। तो देखिए साथियों, आप लोग इसको अपने हिसाब से करने की, छाटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हमें होता है ना कि अगर हम मान चले कि सही आंसर नहीं जान रहे हैं, तो जो इलिमिनेट कर करके भी हम दो ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं, उसमें से भी हम सही आंसर पे आ सकते हैं, 50-50 रिस्क लेके आ सकते हैं। तो देखिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 33 नंबर, सेलुलोज किसका बहुलक है, सेलुलोज ग्लूकोज का बहुलक है। तो सेलुलोज का क्या सूत्र होता है, बताइए बताइए। सेलुलोज होता है C6H10O5N, यानी N क्या हो जाएगा, ये इसका बहुलक है, तो इसमें बढ़ते जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज का क्या हो जाता है साथियों, C6H12O6, ठीक है। तो सेलुलोज और ग्लूकोज, इसके अलावा देखिए ऑप्शन सुक्रोज, तो ये डाइसेक्राइड है, ठीक है, तो ये तो मोनोसेक्राइड नहीं है, सुक्रोज खत्म। राइबोज, राइबोज क्या है, राइबोज हो जाता है हमारा उसमें RNA में यूज होता है, तो ये तो इसका बहुलक का बात ही नहीं है। अब फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज सुक्रोज का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिख रहा है ना, कैसा क्वेश्चन लग रहा है आप लोगों को, कमेंट बॉक्स कीजिए, हार्ड लग रहा है, इजी लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है। बहुत सारे साथियों का रहता है कि भैया बहुत हार्ड है, तो बहुत हार्ड नहीं है, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अब देखिए, एग्जाम क्या है, कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन हम ले लेते हैं, तो कंपटीशन क्या होता है, रिलेटिव होता है, हमारा रिलेटिव परफॉर्मेंस देखा जाता है, तो हम लोग को हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, हम लोग रिलेटिव परफॉर्मेंस के आधार पे हम लोग का जज होता है, उसी से कट ऑफ डिसाइड होता है। तो जो अगर क्वेश्चन हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन ID 292, ए बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड, तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा बना अबंध क्या कहलाता है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताइए। ये तो जो बॉन्डिंग का जो बेसिक है वो ये है। तो आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, दूसरा 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसके पहले आपको 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया था। आप लोग क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए पाइजोइलेक्ट्रिक मटेरियल एज इट्स कंटेन, क्वार्ट्ज को एक व्यापक रूप से पाइजोइलेक्ट्रिक पदार्थ, पीजोइलेक्ट्रिक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, Pb, सल्फर, टीन, सिलिकॉन, तो ये पाइजोइलेक्ट्रिक मटेरियल सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 पाइजोइलेक्ट्रिक मटेरियल बनाते हैं, इसका आंसर SI है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे दोस्तों को, तो मैं इसमें सारे कंफ्यूजन को इसमें दूर कर देता हूँ। ये क्वेश्चन में, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट बाय वेट इज, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के परत पर वजन के हिसाब से सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में तत्व है, अर्थ क्रस्ट बोल रहा है, ठीक है। देखिए, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, तो इसमें देखिए आप लोग लिखिएगा इसको, ठीक है। तो क्रस्ट का जब बात आ जाएगा, क्रस्ट यानी क्या, परत, तो इसमें सीरीज लिख लीजिए, ऑक्सीजन 1 नंबर पे हो जाएगा साथियों आपका, फिर सिलिकॉन 2 नंबर पे, एल्युमिनियम 3 नंबर पे, आयरन 4 नंबर पे, कैल्शियम 5 नंबर पे, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना परसेंट हो जाएगा, 46.6%, सिलिकॉन को हो जाएगा 27.7%, एल्युमिनियम को हो जाएगा 8.1%, आयरन को हो जाएगा 5.0%, और ये कैल्शियम को हो जाएगा 3.6%। तो देखिए क्या आ जाएगा, क्रस्ट पे, क्रस्ट पे अगर बोल जाएगा तत्व, अगर पूछ दिया क्रस्ट पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व, तो उसमें ऑक्सीजन मारना है हम लोग का। लेकिन इसी में अगर बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि क्रस्ट पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या बताइए, मेटल बताइए, ठीक है, तो मेटल में क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, यानी धातु अल्युमिनियम, धातु में अल्युमिनियम, ओवरऑल तत्व में ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्रस्ट का बात हो जाएगा। अब पूछेगा संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर पूछेगा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व बताइए, तो उस केस में देखिए सीरीज होता है, आयरन उसमें 1 नंबर पे हो जाएगा साथियों, 2 नंबर पे आपका ऑक्सीजन हो जाएगा साथियों, और 3 नंबर पे सिलिकॉन हो जाएगा। तो उसमें आयरन सबसे ज्यादा है, आयरन का प्रतिशत है
32.1%, ऑक्सीजन 30% के आसपास है। देखिए क्या हो जाएगा, क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और संपूर्ण पृथ्वी पे सबसे ज्यादा आयरन। एक और है इसमें साथियों कि पूरे लगा कि आपका पूरा यूनिवर्स में सबसे ज्यादा, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, और एक और है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा, मानव शरीर में सबसे ज्यादा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, 4 कंसेप्ट आप लोग को बताएं। ये एक जगह आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, क्योंकि ये बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है, बहुत जगह आप लोग कंफ्यूज होइएगा। तो हम लोग के जो भी टीम के द्वारा एफर्ट किया जा रहा है उसको आप लोग अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम मिल पाता है। और साथियों हम लोग को एक कंप्लेन है आप लोग से कि जैसा फिजिक्स के वीडियो का रिस्पॉन्स था वैसा केमिस्ट्री के वीडियो में आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि हम लोग अपने स्तर से क्या और मेहनत कर सकते हैं कि आप लोग को ज्यादा फ्रूटफुल हो, क्योंकि हम लोग अपने स्तर से तो पूरा मेहनत करते हैं, उसमें आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन कम होता है साथियों। और ये हम लोग निस्वार्थ भाव से आपके लिए काम कर रहे हैं, और शायद ही ऐसा कोई यूट्यूब या टेलीग्राम पे कोई चैनल होगा जो आप लोग के लिए पीवाईक्यू को ला के उसको अलग अलग बाइफरगेट करके, बहुत सारे साथियों का कहना है ना इसमें कि भैया आप एक साथ क्यों नहीं ला दे रहे हैं, एक साथ पीडीएफ दे दीजिए। तो एक साथ पीडीएफ में मान के चलिए कि क्वेश्चन नंबर 36 केमिस्ट्री का है, 37 फिजिक्स का है, 38 मैथ का है, तो हमको बार बार करने में हम क्या कर रहे हैं, हम इसलिए तो अलग अलग कर रहे हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग एक अलग से पीडीएफ इसका बनाए हैं और उसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं हम लोग, 2-3 जगह से इसका आंसर को वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आप लोग को बीच लाते हैं। फिर भी साथियों केमिस्ट्री के फर्स्ट वीडियो में आप लोग को पता नहीं क्यों प्यार नहीं मिला, हम लोग इस और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको नेगेटिव नहीं लेना है, हम लोग को मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वेयर क्लासिफाइड इन लॉ ऑफ ऑक्टेव, यानी सबसे पहले सभी तत्वों को ऑक्टेव के नियम, ठीक है, ऑक्टेव मतलब अष्टक नियम जो हम लोग पढ़ते हैं ना, अष्टक नियम कौन दिया था, सब लोग जानते हैं, बताइए। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम होता है। ठीक है, कब दिया गया है, 1866 में। इसमें क्या बोले थे न्यूलैंड साहब ने कि जो एटम है उसका जो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किए थे। ठीक है, एटम को उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किए थे, और इसमें इनका कहना था कि जो प्रत्येक 8वां जो तत्व है उसका गुण जो फर्स्ट वाले तत्व के गुण के समान होगा। इसको हम लोग सारे गामा पाधा निशा से भी कर सकते थे, तो जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर ये सा आ गया, तो जो 8वां का एलिमेंट रहेगा उसका पहला का कैरेक्टरिस्टिक से मैच खाएगा। तो इसका सीमा क्या है, यानी ये क्यों फेल हो गया, इसका बाउंडेशन क्या था, लिमिटेशन क्या था, तो ये सिर्फ कैल्शियम यानी एटॉमिक नंबर कितना 20 तक ही प्रभावित था। ठीक है, तो ये लेकिन सबसे पहले यही प्रयास किए थे, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम हम लोग पढ़ते भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉड लिवर इज एन एग्जांपल ऑफ, कॉड लिवर किसका एग्जाम, कॉड लिवर समझते हैं साथियों किसको बोलते हैं, हाँ ठीक है, मछली के तेल को बोलते हैं कॉड लिवर। ठीक है, उसमें क्या है कि वाटर इन ऑयल इमल्सन, वाटर इन वाटर इमल्सन, ऑयल इन वाटर इमल्सन, लास्ट ऑप्शन ऑयल इमल्सन। देखिए इसमें दो चीज हमको समझना है, सबसे पहले हम लोग को इमल्सन दिया हुआ है। ठीक है, इमल्सन किसको कहेंगे, ठीक, जब दो तरल पदार्थ आपस में नहीं घुलते हैं। ठीक है, जैसे when two liquids which dissolve in which does not dissolve in each other, यानी एग्जांपल में हम ले लें ऑयल ले लें, वाटर ले लें, ऑयल वाटर कभी भूलेगा जी नहीं, तो उन्हें मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है, और उससे उस मिश्रण को ही हम लोग इमल्सन बोलते हैं या पायस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉड लिवर जो है, पायस समझ गए किसको बोलते हैं, कि जब दो तरल पदार्थ आपस में नहीं घुलते हैं तो उन्हें मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है, और वही मिश्रण पायस कहलाता है। ठीक है, वाइल इन वाटर, ठीक है, वाटर इन वाइल, वाइल इन वाटर, तो वाइल इन वाटर का मतलब क्या हो गया ना साथियों, कि तेल की छोटी छोटी बूंदे बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद पानी के अंदर फैली रहती है। यानी इसमें क्या है कि तेल क्या हो जाएगा, तेल हो जाएगा लेस अमाउंट में, और वाटर हो जाएगा हायर अमाउंट में। तो इसका कॉड लिवर इसी यही कंसेप्ट पे आधारित है, वाइल इन वाटर इमल्सन, यानी वाइल है वाटर में। अगला 39 नंबर सेकंड क्वेश्चन, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा नीडी वन साथियों को शेयर कीजिए और हम लोग के काम को अप्रिशिएट कीजिए साथियों। 39 नंबर क्वेश्चन, हाईली टॉक्सिक गैस विच कॉजेज हेडेक, विजुअल डिफिकल्टीज, पैरालिसिस एंड इवन डेथ इज, अत्यधिक विषैली गैस जिसके कारण सर दर्द, दृष्टि कठिनाई, पक्षाघात और मृत्यु भी हो जाती है। देखिए ऑप्शन पढ़ देता, ऑल ऑफ द अबव, CO2, COO2, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये तो जानते ही हैं, बोला भी जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोला जाता है साथियों, साइलेंट किलर बोला जाता है। ठीक है,
साइलेंट किलर मतलब क्यों इसको साइलेंट किलर कहा जाता है? क्योंकि इसका न रंग होता है, न गंध होता है, न स्वाद होता है। यानी ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। ये हमारे शरीर में के अंदर जाके होमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देते हैं? HbCO। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो हमारे लिए बहुत घातक होता है। इसी के कारण ये सिर दर्द, दृष्टि कठिनाई, पक्षाघात और मृत्यु तक भी हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, और इसमें आप लोग का कमेंट रहेगा कि भैया ये फिजिक्स में भी करवा दिए थे, तो फिजिक्स में 41 क्वेश्चन था, उसमें एक एक्स्ट्रा हो गया था यही क्वेश्चन। क्योंकि ये अगर फिजिक्स में बोलिएगा तो ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, और केमिस्ट्री में बोलिएगा तो किसका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है? ये हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। तो देखिए, ड्यूटेरियम का एक परमाणु, ड्यूटेरियम क्या है? क्या है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है ना जी, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। और ड्यूटेरियम से ही भारी जल बनता है D2O। तो इसमें क्या है? इसमें पूछ रहा है आपसे 1 2, इसमें क्या है? कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन है? तो इसका एक बेसिक कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर कोई एटम X है जिसमें एटॉमिक वेट इसका है A, एटॉमिक नंबर है Z, तो इसमें जो Z हो गया ये प्रोटॉन की संख्या हो गया, और इन जनरल इसको इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बोल देते हैं। और जो A हो गया ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट हो गया। एटॉमिक वेट बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो इस केस में क्या दिया हुआ है? एटॉमिक वेट दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और प्रोटॉन की संख्या 1 है, तो 2 बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए 2 - 1 बराबर 1, यानी 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये हो जाएगा साथियों। इस तरह से हम लोग केमिस्ट्री का भी पार्ट 1 पार्ट 2 में लाके हम लोग पूरा केमिस्ट्री को भी खत्म किए हैं आप लोग के सामने। और इसी तरह से साथियों अगला जो वीडियो रहेगा हम लोग का, नेक्स्ट वीडियो रहेगा केमिस्ट्री के सोर्स ट्रेसिंग पे रहेगा। यानी केमिस्ट्री में कौन से क्लास 11, क्लास 12, इससे किससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें हम लोग पता करेंगे, कोशिश करेंगे कि किससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिकल से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इनऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारे साथियों का ये भी कहना है कि भैया इसमें ज्यादा लेंदी पेपर आएगा, या ज्यादा लेंदी आएगा या नॉर्मल आएगा। तो जहां तक हमें ऐसा लगता है, अगला वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब इसके बारे में करेंगे कि ज्यादा लेंदी आपका पेपर नहीं होना चाहिए, खासकर केमिस्ट्री में। तो साथियों इसी के साथ हम आप लोग से विदा लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं केमिस्ट्री के सोर्स ट्रेसिंग के वीडियो में। तब तक आप लोग इस भाई को सपोर्ट कीजिए, और इस वीडियो को जितना भी नीडी बन है उससे साथ शेयर कीजिए। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना किसी डिमोटिवेशन के, बीच बीच में डिमोटिवेशन आता है, लेकिन उसको आप लोग उस पर ओवरकम करके आप लोग पढ़ाई कीजिए। और आप लोग के लिए हम एक लाइव आएंगे, यूट्यूब पे लाइव आएंगे अगले कुछ दिनों में। आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उस आधार पे, और आपके जितने भी सारे क्यूरी हैं पढ़ाई से रिलेटेड और ये जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, सारे को दूर करेंगे। तब तक साथियों आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद साथियों।